हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये तो 1947 का जो टाइम रहता है वो भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि उसी टाइम इनको जो इतना पूरा संघर्ष किए रहते हैं बेचारे, उस टाइम इनको स्वतंत्रता मिली रहती है, जो 250-300 साल के अंग्रेजों के कैद के बाद स्वतंत्रता मिलती है। तो इसलिए हर भारतीय के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस एक्ट को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या पढ़ लिया है। तो 1935 का एक्ट हमने अभी इसके जस्ट पहले पढ़ा हुआ है, और उसके पहले हमने और भी सारे एक्ट पढ़े, 1919 का, 1909 का, 1861 का, 1892 का। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इस वाले में क्या होता है कि जो ये भारतीयों के लिए जो चीजें रहती है, वो जो वहां के नए प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, तो वो बनते हैं क्लेमेंट एटली साहब। तो वो इस बात की घोषणा कर देते हैं, मतलब इस बात का अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब जो भारत हमारा एक मतलब जिसपे हमारा उपनिवेश था, मतलब जिसपे हम लोग राज कर रहे थे, उसको हम आजाद करेंगे। तो ये घोषणा वो या ये अनाउंसमेंट जो वो करते हैं कि 1947 के 20 फरवरी में वो इस चीज का अनाउंसमेंट कर देते हैं। उसके बाद वहां से एक भेजे जाते हैं नए हमारे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो वो माउंटबेटन प्लान लेकर के, माउंटबेटन योजना लेकर के आते हैं भारत में। और होता यह है कि जब वो योजना लेकर के आते हैं तो उस योजना में यही जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसी के बारे में पूरी बात कही गई थी। और इसके तहत जो बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि जो ये एक्ट आया था, इसको 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को प्रस्तावित किया गया, और 18 जुलाई को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। 18 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। अच्छा, तो उसके बीच में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। जब ये 4 जुलाई 1947 को आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो उसके बाद इस बात को लेकर के पहले लोकसभा में 16 जुलाई को बहस होती है, फिर वहां से वो पास होता है, फिर 17 जुलाई को राज्यसभा में होता है, और 18 जुलाई को ये दोनों सदनों से एक्सेप्ट कर लिया जाता है इंडिया में। फिर होता यह है कि जो इसके प्रोविजंस थे, इस चीज को आप देख लीजिए क्या क्या था उसमें। तो इसमें यह था कि पहला तो एक प्रोविजन ये था कि जो 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। अधिराज्यों का मतलब होता है डोमिनियन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 डोमिनियंस। तो देखिए 4 जुलाई 1947 को ये पास किया जाता है, तो वहां से, और यहां पे 18 जुलाई को एक्सेप्ट किया जाता है इंडिया में। तो होता यह है कि 2 अधिराज्यों की स्थापना कीजिए। अधिराज्य या डोमिनियन क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। तो जो डोमिनियन होता है उसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी स्टेट या ये अधिराज्य और डोमिनियन आपके दिमाग पे बहुत प्रेशर डाल रहा होगा, तो इसलिए मैं इसको आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूं। जो डोमिनियन होता है वो होता है ऐसा स्टेट जो मतलब आजाद तो होता है, मतलब उसको स्वतंत्रता दे दी जाती है, लेकिन उसका ना तो अपना कोई कानून होता है और ना ही उसमें कोई लीडर्स होते हैं, मतलब ऐसा कोई एक सिंगल जो लीड करे ऐसा कोई नहीं होता है। तो डोमिनियन का मतलब वही होता है। तो इंडिया भी ऐसे ही हो गया था, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोई पार्टी नहीं थी जो लीड करती, और ऐसा भी नहीं था कि इसका कोई अपना रूल रेगुलेशन था या कोई कानून था, इसलिए इसको कहा जाता है कि डोमिनियन। तो इसमें क्या होता है, 2 डोमिनियंस की बात की जाती है, 2 अधिराज्यों की स्थापना की बात की जाती है, जिसमें कि एक इंडिया था और दूसरा था पाकिस्तान। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा 2 अधिराज्यों का, इसमें पहला प्रोविजन इसका यही था। दूसरा यह था कि दोनों जो हमारे वो बनेंगे, डोमिनियंस बनेंगे, उनमें एक एक गवर्नर जनरल होगा। तो एक एक जो गवर्नर जनरल होंगे, वो जो गवर्नर जनरल पहले गवर्नर जनरल होते थे, तो उसमें आपको याद ही होगा कि मैंने आपको याद कराया था कि पहले गवर्नर जनरल, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल थे, फिर वो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद कौन आता है, भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल को बदल दिया जाता है वायसराय में, और एक भारत सचिव नियुक्त किया जाता है। फिर ये लास्ट में आता है कि अब एक गवर्नर जनरल रहेंगे। ये ब्रिटिशर्स ये इस एक्ट में दिए रहते हैं। तो जो एक एक गवर्नर जनरल दोनों डोमिनियंस के रहेंगे, यानी भारत और पाकिस्तान के, तो वो जो रहेंगे, अब वो ब्रिटिश के जो रूल रेगुलेशन थे उनको फॉलो नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि ये जो हमारे रहेंगे गवर्नर्स, वो जो हमने अभी आपको बताया पहले कि जब ये 1945 में आता है वेवेल प्लान, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ रहता है और जो उसमें मंत्रिमंडल बनी रहती है, यानी कि जो कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी रहती है, उसका जो चुनाव हुआ रहता है, तो उसके लिए उसी के जो मंत्रिमंडल बना रहता है, उसी के
मतलब आधार पे, उसी के सलाह पर, यानी कि वो जिसको कहेगी उसको गवर्नर बनाया जाएगा और जैसा वो कहेगी गवर्नर को वैसा ही करना पड़ेगा, ऐसा प्लान किया गया था। तो इस बात की इसमें घोषणा की गई थी, इस बात को इसमें रखा गया था। फिर क्या होता है, थर्ड जो पॉइंट इसमें ऐड होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब तक कार्य देखेगी जब तक कि संविधान ना बन जाए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो वो तब तक कार्य देखेगी जब तक गवर्नमेंट, मतलब ये संविधान ना बन जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या था, मतलब क्या ऐसी क्या चीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जो हमने बताया कि जितने भी मतलब ये थे आपके ब्रिटिशर्स के जितने भी वो प्रांत थे, मतलब जो स्टेट्स थे, उसमें जितने लोग थे उनको, उनमें से लोगों को चुन करके लाया गया था, इलेक्शन हुआ था। मैं इसको आगे अभी आपका जब संविधान सभा वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। तो होता यह है कि वो जो बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसके जो लोग रहते हैं उन्हीं के, वही लोग तब तक शासन चलाएंगे जब तक संविधान ना बन जाए, यानी कि पूरे तरीके से अच्छे से संविधान बन जाए और उसमें लोगों को जो भी इलेक्ट होकर के आए हैं उनको कोई एक मतलब पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि जो भी कार्य रहता है, मतलब कार्यभार जिस चीज का दिया जाता है, जैसे मुझे पढ़ाने का कार्य दे दिया गया तो ऐसे ही लोगों को कोई कार्य दे दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। तो इस चीज को कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज इन्हीं को देखना है। तो कहा गया कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता है कि संविधान ना बन जाए तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रहती है वही पूरा कार्य देखेगी। फिर जो चौथा प्रोविजन लाया गया वो लाया गया कि भारत मंत्री का पद या भारत सचिव का जो पद था उसको समाप्त कर दिया जाएगा, यानी अब ऐसा कोई पद नहीं रहेगा। फिर पांचवा जो प्रोविजन रहता है वो ये रहता है कि तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से शासन चलेगा जब तक कि संविधान बन ना जाए, यानी संविधान का निर्माण, यानी कोई नियम कानून आपका कुछ खुद का ना बन जाए, तब तक क्या होगा कि ऐसे ही चलेगा जो 1935 का एक्ट आता है। इसीलिए मैं आपको जब पढ़ा रहा था 1935 का एक्ट तब भी ये बात बताया था कि इसीलिए कि जो सबसे ज्यादा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर जो असर पड़ा या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया मेन चीजें, वो इसी एक्ट से मैक्सिमम चीजें ली गई हैं, क्योंकि यही लास्ट एक्ट था और यहाँ पे यही ऐसा एक्ट था जिसमें मैक्सिमम चीजें सुधर चुकी थी और तब का ये एक्ट था। तो इसीलिए, और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसमें ढेर सारे अनुच्छेद और अनुसूची आ गई थी, यानी 10 अनुसूची और 321 या 324 इसमें अनुच्छेद आ गए थे। तो जो 321 या 24 जो भी अनुच्छेद आए थे और जितनी अनुसूची आई थी उसी में से चीजों को अडॉप्ट करके हमें अभी शासन चलाना था 1947 तक, जब तक हम लोग का संविधान बन ना जाता। यानी कि जब संविधान बनना स्टार्ट होगा उसके बाद से जब तक संविधान बन करके नया सबको कार्यभार नहीं दे दिया जाएगा तब तक इसी एक्ट के तहत शासन चलेगा। तो इस बात का मतलब इस चीज का बहुत असर पड़ा और ये एक्ट था ये हमारे संविधान पर काफी ज्यादा असर डाला। फिर जो नेक्स्ट चीज थी वो थी देसी रियासत। अच्छा देखिए, जो हमारे इंडिया था हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो उसमें काफी चीजें ऐसी थी कि पहले तो ऐसे कुछ प्रांत थे जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे, कुछ ऐसे प्रांत थे जो मतलब ब्रिटिशर्स के अधीन होते हुए भी मतलब आधे स्वतंत्र थे आधा अधीन थे, और कुछ ऐसे प्रांत थे जो स्वेच्छा से मतलब रह रहे थे, जो ना तो ब्रिटिशर्स के अधीन थे और ना ही इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि इंडिया नाम की कोई चीज है या इंडिया में रहना है या नहीं रहना है। वो लोग अपना अलग ही राज्य मान के चलते थे। तो ऐसे जो राज्य थे जो एकदम अलग थलग पड़े रहते थे उनको कहा जाता था देशी रियासतें। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे बहुत चालाक थे, और चालाक क्या कहूं, ये बहुत दुष्ट थे, क्योंकि ये लोग क्या किए, इंडिया वालों के लिए एक और झमेला खड़ा करके चले गए। मतलब बताइए, अगर आप आजादी दे ही रहे थे और आपको पता था कि हाँ इंडिया में अभी काफी ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ था, मतलब जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे भी दंगे मचे थे। मतलब ये जो वेस्ट बंगाल में नोआखली नाम का एक जगह है, उस जगह पे गांधी जी जो थे उस टाइम में वो दंगों को शांत कराने गए थे, मतलब दंगों को रोक रहे थे, और इधर देश आजाद हो रहा था। तो ये हुआ कि जो इसमें क्या पेच खेल गए कि जो देशी रियासतें थी, मतलब जो ना तो ब्रिटिशर्स के अधीन थी और ना ही इंडिया में थी, यानी इंडिया में शामिल नहीं थी उस टाइम में, तो अलग वो जो अपना अलग शासन चलाती थी, उन लोगों को क्या ये लोग कह दिए कि वो लोग स्वेच्छा से किसी के साथ हो सकते हैं, चाहे वो भारत के साथ रहें, जो दो डोमिनियन बनने थे भारत और पाकिस्तान, तो चाहे भारत के साथ रहें चाहे पाकिस्तान के साथ रहें, उनको इस बात के लिए पूरी छूट दे दिए। और ये भी कह दिए कि वो चाहे तो भारत के साथ रहें चाहे पाकिस्तान के, और चाहे वो स्वतंत्र रहें,
मतलब इतना ये लोग दुष्टता किए कि भारतीय लोगों को कितनी मतलब परेशानी हो लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए, क्योंकि जो भारत पूरा अभी अखंड देश बना हुआ है, मतलब अखंड का मतलब ये कि पूरे तरीके से यूनाइट है वो, जिसका मतलब पार्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो ये थी देसी रियासतों का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। तो उन लोगों को ये दे दिया गया कि वो तो या तो वो स्वेच्छा से किसी के साथ मिल जाए, चाहे इंडिया के साथ चाहे पाकिस्तान के साथ, और वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। इसी का नतीजा हुआ कि जो अभी रिसेंट 2019 में हुआ ये जम्मू कश्मीर वाला, तो इसी का नतीजा था कि वो अभी तक ऐसा बना हुआ था कि उसका हम लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मतलब ना तो वो भारत में पूरी तरीके से शामिल था और ना ही वो भारत से अलग था, क्योंकि हम लोग कहते थे भारत का है और वो लोग अपना अलग संविधान बनाए हुए थे। जब संविधान लागू होगा तो पूरे देश में, क्योंकि जो देश का अभिन्न अंग है सारी चीजें, तो वो हर जगह लागू होंगी। लेकिन अभी तक हम लोग उसका दंश झेल रहे थे, उसका जो शाप था वो झेल रहे थे। तो ये था कि ये इन लोगों ने इसका ये प्रोविजन कर दिया। तो ये सारी चीजें थी जो इस एक्ट के तहत आई थी। और ये जो एक्ट लाया गया वो लाया गया किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ये जो एक्ट लाया गया वो लाया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अपना प्लान लेकर के आते हैं इंडिया को आजाद कराने के लिए, और वहां उस समय जो आजादी मिली वो क्लीमेंट एटली साहब जो तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उन्हीं के कहे अनुसार ये आजादी हमें मिली थी। तो ये था 1947 का एक्ट। और इसमें कुछ और प्रोविजंस थे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ में भारतीय संविधान सभा जब अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बताऊंगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा जो बनी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कैसे बनी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि होता यह है कि जब 1945 में आते हैं हमारे वेबल साहब आते हैं, तो होता यह है कि ये जो उस टाइम में 1942 के बाद दंगे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, उसके बाद काफी ज्यादा दंगे होने लगते हैं इंडिया में। तो ये वेबल जी को भेजा जाता है कि आप जाइए सारा शांति करवाइए और सारी चीजें हो। लेकिन वेबल का ये प्लान कांग्रेस के विरोध से, क्योंकि वेबल पूरी तरीके से मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं और मुस्लिम लीग को अलग स्टेट बनाने की या अलग देश बनाने की बात को मान लेते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस ने इसका सीधा सीधा विरोध किया और इसीलिए वेबल प्लान को निरस्त कर दिया गया, माना नहीं गया, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद वेबल को वापस बुला लिया जाता है। जब 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है, मैंने आपको अभी बताया कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है, और ये जो उस समय लेबर पार्टी के चुनाव लड़ रहे होते हैं ये क्लीमेंट एटली साहब, तो उन्होंने भारतीयों से वादा किया रहता है कि अगर आप लोगों ने मुझे चुनाव जिताया, तो होता ही है कि चुनाव जिताया तो मैं आपको आजादी, मतलब श्योरिटी के साथ कहता हूं, मैं आपको आजाद कर दूंगा और आजादी दिलवा दूंगा। तो भारतीयों को ये स्कीम अच्छी लगती है, क्योंकि भारतीय अपना फायदा जल्दी देखते हैं। तो होता ही है कि इस बात को वो लोग मानते हैं कि चलो ठीक है, कोई अगर ऐसा आदमी कह रहा है तो इसकी बात एक बार मान के देख ले। जब वैसे भी हम लोग 250 सालों से 300 सालों से तो झेल ही रहे हैं। तो जो वहां पे ब्रिटिशर्स रहते हैं, सॉरी इंडियंस रहते हैं, तो वो लोग पूरा सपोर्ट कर देते हैं लेबर पार्टी के नेता हमारे ये क्लेमेंट एटली साहब को। तो वो बहुत ज्यादा मतों से, यानी कि बहुत ज्यादा वोट से जीत जाते हैं। उसके बाद उनकी सरकार बनती है। तो वो अपना जो ये वादा किए थे 1945 में, उसको पूरा करने के लिए 1946 में भेजते हैं कैबिनेट मिशन को। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य रहते हैं। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बात कई बार पूछा गया है। कैबिनेट मिशन जो आता है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और इसके 3 सदस्य रहते हैं। ये नाम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 3 सदस्य कौन कौन रहते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो जो 3 सदस्य रहते हैं वो ये रहते हैं। पहले सदस्य जो रहते हैं, 1 मिनट, जो पहले सदस्य रहते हैं वो रहते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, तो जो पहले सदस्य रहते हैं वो रहते हैं स्टैनफोर्ड क्रिप्स साहब, यानी कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स पहले सदस्य रहते हैं। जो दूसरे सदस्य रहते हैं वो रहते हैं हमारे एबी अलेक्जेंडर साहब, एबी अलेक्जेंडर। और जो हमारे तीसरे सदस्य रहते हैं, 3 सदस्यों की एक टीम रहती है, जो हमारे तीसरे सदस्य रहते हैं वो रहते हैं
वो रहते हैं हमारे पैथिक लॉरेंस साहब। तो इन तीनों लोगों को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भेजा जाता है इंडिया में। तो जो कैबिनेट मिशन आता है तो वो ये प्लानिंग लेकर के आता है कि हाँ, जो आपका जो भी आपका संविधान सभा बननी है यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी है, उसके लिए आप एक इलेक्शन करवा लीजिए, आम चुनाव करवा लीजिए। तो इस चीज को इंडियंस मानते हैं कि चलो ठीक है, हम एक आम चुनाव करवा लेते हैं। लेकिन उसमें ये रहता है कि जैसे, क्योंकि तब तो दो तीन पार्टियां ऐसे छोटी छोटी पार्टियां और भी बन जाती हैं। तो जो दो मेन पार्टियां रहती हैं, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इन दोनों में बहुत मतभेद रहता है। क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि उसका पार्ट अलग कर दिया जाए, मतलब भारत से अलग एक देश बना दिया जाए और भारत को अलग देश बना दिया जाए। तो इस चीज की मांग लगातार मुस्लिम लीग की रहती है। तो होता यह है कि जो कैबिनेट मिशन रहता है उसके दौरान एक इलेक्शन होता है। तो अच्छा, ये भी जान लीजिए कि जो सबसे पहले मांग की गई थी किसकी, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या संविधान सभा बनाने की, वो सबसे पहले मांग की गई थी स्वराज पार्टी द्वारा। ये बात भी याद रखिएगा, ये बात भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये 3 नाम पहले याद कर लीजिएगा, जो आपको ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो 3 सदस्य थे उनके नाम। फिर ये पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी ने, या कौन से, अगर पार्टी पूछा जाएगा तो ये कौन सी पार्टी ने और किस ईयर में ये कैबिनेट मिशन, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग की थी, संविधान सभा बनाने की मांग की थी। तो 1924 में ये जो स्वराज पार्टी थी, ये स्वराज पार्टी को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर के इसको बनाया था। और चितरंजन दास जी को ही देशबंधु भी कहा जाता था। तो वह दोनों लोगों ने जो मिलकर बनाया, इस पार्टी ने ही 1924 में सबसे पहले संविधान सभा बनाने की मांग की। और जब अगर पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले मांग की, तो अगर व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये पार्टी की मांग थी, और अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को पूछा जाएगा कि किसने सबसे पहले मांग की, तो आप बताएंगे एमएन राय साहब ने सबसे पहले मांग की और 1934 में इन्होंने मांग की थी। तो ये बात आप याद रखिएगा, एमएन राय साहब व्यक्तिगत रूप से और स्वराज पार्टी 1924 में, और ये 1934 या 19 इनके 10 साल बाद, तो ये 1924 में इन्होंने मांग की। तो इस तरीके से संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर जो कैबिनेट मिशन आता है, अच्छा कैबिनेट मिशन आता है तो उसके अंतर्गत ये प्रोविजन रहता है कि आप इलेक्शन करवाइए। तो उस इलेक्शन के लिए कितने मेंबर्स को चुनना है, इस बात को भी कैबिनेट मिशन में लिखा रहता है। तो उसमें रहता है कि कैबिनेट मिशन में 389 यानी कि 389 मेंबर्स को चुनना था। तो जिसमें ये प्रोविजन था कि जो ब्रिटिश के प्रोविंस है यानी ब्रिटिश के प्रांत है, उसमें से 292 मेंबर्स को चुनना था ब्रिटिश के प्रोविंस से। फिर 4 मेंबर यानी 4 मेंबर्स होने थे जो चीफ कमिश्नर के जो रीजन्स थे, क्षेत्र थे, एरिया था, तो उसमें से 4 लोगों को चुनना था। फिर 93 जो थे वो देसी रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट जो थे, उनसे 93 मेंबर्स को चुनना था, यानी 93 लोगों को, ये हो गए प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतों से, और चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से 4 लोगों को, और ब्रिटिश प्रोविंस जो थे यानी कि जो ब्रिटिश के प्रांत थे उसमें से 292। तो इस तरीके से ये पूरा खाका तैयार करके कैबिनेट मिशन में आया था, जो पूरा प्लान तैयार करके आया था, जो 3 लोग लाए थे। ये आप लोग फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। जो स्टैनफोर्ड क्लिफ साहब थे वो थे इसमें कैबिनेट मिशन में, एबी अलेक्जेंडर साहब और पैथिक लॉरेंस साहब। ये नाम पूछा जाता है, आप बिल्कुल इसको अच्छे से दिमाग में अपने बैठा लीजिए। तो जो ये 1946 में मिशन के जो कैबिनेट मिशन आता है, उसके अनुसार जो चुनाव होता है उसमें क्या प्रोविजन रहा, आप ये भी जान लीजिए। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार जो चुनाव होता है उसमें 296 पर तो चुनाव होता है, टोटल आया था 292 सीट्स पे, 389 सीट्स पे, लेकिन जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ 296 सीट्स पे होता है। तो होता यह है कि इन सीट्स पर जब इलेक्शन होता है तो 208 सीट्स जो थी वो कांग्रेस भारी बहुमत से जीतती है। 208 सीट्स जो है वो कांग्रेस जीतती है। 73 सीट्स 73 सीट्स जो रहती है वो मुस्लिम लीग जीतती है, और जो 15 सीट्स थी वो अदर्स जो जीत जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि इस तरीके से पूरा ये इसका रिजल्ट आता है इलेक्शन का, और इस तरीके से यहाँ पे इसका बंटवारा होता है कि हाँ ऐसे ऐसे लोग जीते हुए हैं। तो इसलिए इस जो कैबिनेट मिशन रहता है इससे नाराजगी हो जाती है मुस्लिम लीग को, क्योंकि उन लोग का तो यहाँ पे स्थिति आप देख ही रहे हैं, 208 कहाँ और 73 कहाँ।
तो काफी ज्यादा नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए इनका नाराजगी इससे हो जाता है। तो होता यह है कि बात पहुंचती है क्लीमेंट इटली साहब के तक, तो वो क्या करते हैं कि जो ये सारा कुछ चलता रहता है, तो इसी के अंतर्गत वो क्या करते हैं कि अच्छा अभी तो ये चलता है, चलिए यहाँ गतिरोध चलता है, विरोध चलता है, ये अपोज करते हैं, तो इसी सबके अंतर्गत क्या किया जाता है कि संविधान जो ये जितने लोग चुन के आते हैं उन्हीं लोगों को लेकर के संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो संविधान सभा का गठन होता है और जो सबसे पहला वो बनता है संविधान सभा का मीटिंग होता है, वो होता है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। ये डेट आप अच्छे से याद रख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आप अच्छे से अपने दिमाग में किसी तरीके से बैठा लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जो हमारे दिल्ली के एक लाइब्रेरी में होती है, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहां पे मीटिंग होती है। तो जैसे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो ये मीटिंग होती है, पहली मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है, और ये होती है काउंसिल चैम्बर के सेंट्रल लाइब्रेरी में। तो वहां पे क्या होता है कि इस बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 में होता है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा एज्ड थे, मतलब सबसे ज्यादा जिनका एज था, वो रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हीं को टेम्पररी जो बनाया जाता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है इस पूरे सभा का, यानी इस पूरे असेंबली का। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए, वो चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका भी नाम एकदम हाईलाइट, मतलब एकदम अच्छे से स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन थे, तो ये थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये मीटिंग होती है पहले 9 दिसंबर 1946 में, और पहली मीटिंग कब हुई थी ये भी डेट सहित पूछा जाता है। तो आप 9 दिसंबर 1946 आप बताएंगे, या याद कर लीजिए इसको। तो होता ही है कि मुस्लिम लीग जो रहता है, तो उसमें वो अलग संविधान बनाने की मांग करता रहता है, तो इसका ये अपोज कर देता है। अपोज क्या मतलब, उसका बहिष्कार कर देता है, उसको छोड़ देता है, मंडन कर देता है। तो ये क्या करता है कि 9 दिसंबर 1946 में जब ये होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग तो अलग होना ही चाहता था, तो उसकी बात को मद्देनजर रखते हुए, उसकी बात को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि जो ये रहते हैं हमारे नेहरू जी, तो वो क्या करते हैं कि जितना भी मतलब लोग इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव जो चुन करके आए रहते हैं, तो उनमें से लोगों को क्या करते हैं कि बांट देते हैं, बांटना चाहते हैं कि हम उनका रिप्रेजेंटेशन, उनके जितने भी लोग हैं, मतलब जितना भी उनका संप्रदाय या जितना भी उनका मतलब है पूरा ग्रुप, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को उनकी जनसंख्या के आधार पर बांट लिया जाए। तो डिवीजन करते हैं 3 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। तो होता यह है कि क्योंकि मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना अलग होना चाहते थे, तो ठीक है, लेकिन और जो लोग थे उनको इसमें बनाए रखने के लिए, उनकी सहमति के लिए ये 3 पार्ट में बांट देते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है मुस्लिम्स का, उनकी पॉपुलेशन के आधार पर। दूसरा होता है सिख्स का, जो सिख रहते हैं उनका, और तीसरा आता है जनरल, यानी कि साधारण या सामान्य। तो इस जो मुस्लिम और सिख थे, इनके अलावा जितने लोग बच जाते हैं, इन दोनों के अलावा जितने लोग बच जाते हैं, सारे को किसमें काउंट कर लिया जाता है, जनरल में, यानी सामान्य में काउंट कर लिया जाता है। तो 296 मेंबर्स हमारे चुन करके आए रहते हैं 389 में से, मैंने अभी इसके पहले बताया। फिर इन 296 मेंबर्स में से 213 को रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है, किसका, जनरल्स का, 79 को मुस्लिम्स का, और 04 यानी 4 को सिख का, इनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है। और इन जनरल में ही जो एसटी लोग थे, इसको भी याद कर लीजिएगा, एसटी लोग थे यानी अनुसूचित जात के लोग, अनुसूचित जनजात के जो लोग थे, एसटी लोग थे, इनको 33 लोग को इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। और जो वुमेन्स थी, और हाँ वुमेन में 15 लोग थी, तो 15 लोगों में से आप कम से कम ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों का नाम याद रख लीजिए, जैसे विजयलक्ष्मी पंडित थी, सरोजनी नायडू थी, तो ऐसे लोगों का एनी मैस्करिन थी, और ऐसे लोगों का थोड़े थोड़े लोगों का आप नाम एक बार अपने दिमाग में एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा।
तो सुचेता कृपलानी, तो ये सारे लोगों का नाम आप देख लीजिएगा। तो ये 15 वुमेन्स को इसमें दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, और 33 एसटीज को, और टोटल जनरल में 213, मुस्लिम्स को 79 और 6 को 04 यानी 4। तो और जो एक और फिर इसके बाद स्टार्ट किया जाता है, तो काम अब ये होता है कि चलिए ठीक है, जिसको जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर कर दी जाएगी, ये सब काम किया जाता है नाराजगी दूर करने के लिए। उसके बाद जो पहला मतलब ये पहला मीटिंग 9 दिसंबर का, जो दूसरी मीटिंग होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, यानी 11th ऑफ दिसंबर 1946 को ये दूसरी मीटिंग होती है। तो जो दूसरी मीटिंग होती है, इसी मीटिंग में जो परमानेंट इसका प्रेसिडेंट रहते हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट यानी कि अस्थाई अध्यक्ष, उनको सर्वसम्मति से उनको क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। वो हमारे रहते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। मैं इसको फिर से रिपीट करा देता हूं। जो हमारे पहले अस्थायी यानी टेम्पररी जो हमारे अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए परमानेंट प्रेसिडेंट, और जो टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये दो बातें आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जो कार्यवाही आगे बढ़ती है, काम आगे बढ़ता है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या होता है जो 11 दिसंबर वाली मीटिंग में, वो मैं आपको आगे बताता हूं। दिसंबर को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव नहीं रखा था, इन्होंने 13 दिसंबर को रखा था। तो 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, उसको ये जो नेक्स्ट हमारा वर्किंग होता है उसका पार्लियामेंट का, वो 22 जनवरी 1947 को होता है। 11 दिसंबर तक बस सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया जाता है, वो जो अध्यक्ष परमानेंट अध्यक्ष होते हैं वो। और 13 दिसंबर 1946 को, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा रखा गया, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। कब रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की जो ये रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा बनाने के लिए जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित की जाती है, तो उसको जो उसके लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, और वो प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से दिमाग में अपने बैठा लीजिए, ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद होता है 22 जनवरी 1947 को मीटिंग होती है, जो हमारे संविधान की मीटिंग होती है। तो उसमें होता है कि जो रिजोल्यूशन इन्होंने दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्ताव रखा था, तो क्योंकि प्रपोजल जो रखा जाता है वो अच्छे शब्दों में रखा जाता है। किसी को आप प्रपोज करने जाएंगे तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि गाली देकर के उसको कहेंगे कि हाँ उसको प्रपोज करेंगे या उसको आई लव यू बोलेंगे, तो इसीलिए अच्छे शब्दों में। तो जो उसके लिए प्रस्ताव रखा गया वो भी बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ था, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एट लास्ट 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है 1947 में, रिजोल्यूशन एक्सेप्टेड। उसके बाद जो कमेटीज रहती है, जो समितियां रहती हैं, उसको बनाई जाती हैं। अब समितियों को काफी बार पूछा जाता है कि इन समिति के अध्यक्ष कौन थे, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि जो एक बनती है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष जो रहते हैं हमारे, ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर इसको कहते हैं प्रारूप समिति। आप कैसे याद रखेंगे, क्या होता है प्रारूप समिति, मैं बता देता हूं। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई भी चीज मतलब आपसे कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए कह दिया गया, तो आप क्या करते हैं, मान लिया आप अभी तक आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तो आपको कोई चीज अपने प्रिंसिपल को या किसी अपने टीचर को या क्लास टीचर को बताना हो, तो आप क्या करेंगे, आपको छुट्टी लेनी है तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। तो एक एप्लीकेशन लिखेंगे, रफ एप्लीकेशन लिखेंगे, तो उसमें मतलब वो ले जाएंगे, एक बार टीचर को दिखाएंगे, सर ये सही है क्या, तो वो बताएगा कि नहीं इसमें ये करेक्शन कर लो और फिर लेकर के आओ और फिर से लिख करके लाओ। तो जो पहले बार हम प्रस्तुत करते हैं, पहली बार जो हम ले जाते हैं, उसको कहते हैं हम ड्राफ्ट।
तो उसी को बनाने के लिए जो कमेटी, ड्राफ्ट बनाने के लिए संविधान का जो पूरा खाका तैयार करने के लिए, जो ढांचा तैयार करने के लिए समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये तो मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग कई बार पूछा जा चुका है। कम से कम आप डबल ट्रिपल जितना भी स्टार मार्क कर पाए उतना स्टार मार्क कर लीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, क्योंकि ये जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे वो एक लॉयर थे, तो इसीलिए इनको ही ये बनाया गया कि आप ये पूरा ड्राफ्ट तैयार करिए। तो इसीलिए फिर उसके बाद फिर जो आगे कमेटी बनी उसको याद करने का तरीका देखिए। जो संचालन समिति या राष्ट्रध्वज या झंडा समिति जिसको बोलते हैं, या झंडा समिति, तो इसके जो अध्यक्ष बने, जिनको बनाया गया, तो जो मतलब ऐसे जैसे रूल रेगुलेशन मेंटेन करने का, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो रूल रेगुलेशन या कानून को या लॉ को फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। तो इसीलिए इनको बनाया गया संचालन समिति और राष्ट्रध्वज या झंडा समिति का, इनको अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कानून बनाता था, यानी जो मतलब खुद लॉयर था, तो वो थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसलिए उनको प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो फिर दूसरे जो हमारे हुए, जो बहुत पंक्चुअल थे अपने काम को लेकर के, तो उनको बना दिया गया संचालन समिति और झंडा समिति का अध्यक्ष बना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर देखिए, क्योंकि उस टाइम से पहले ही, देश आजाद होने से पहले ही ये बात तय की जा चुकी थी कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इस बात को जब पहले से ही मतलब ये मानसिकता लोगों की बन गई थी कि काफी लोग समर्थन में थे कि उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाएगा प्रधानमंत्री। तो इसीलिए ये पूरा काम जो था, और इनकी खुद की मेंटेलिटी ये थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हालांकि देखा जाए तो काफी डिस्प्यूटेबल है ये चीज कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए था, हमारे ये वल्लभ भाई पटेल जी को बनना चाहिए था या हमारे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो जो इनका खुद का माइंडसेट था, इन्होंने अपना माइंडसेट बना रखा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसीलिए जो सारी संघ की चीजें रहती थी तो उनको ये अपने पास रखी, यानी संघीय संविधान समिति जो बनी, इसके भी यही अध्यक्ष, और संघीय शक्ति जो समिति बनी इनके, यानी इन दोनों के अध्यक्ष कौन हो गए? पंडित जे.एल. नेहरू जी। और जो हमारे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी कम्युनिकेशन स्किल और समझाने की जो शक्ति थी वो काफी अच्छी थी। मतलब वो लोगों से इंटरेक्ट काफी अच्छा कर लेते थे, और लोगों को किसी भी चीज के लिए मनाना हो तो उस चीज के लिए भी ये बहुत ज्यादा फेमस थे। मतलब इनके अंदर वो गुण था, वो कम्युनिकेशन स्किल थी, वो क्वालिटी थी। तो इसीलिए इनको जिन चीजों का अध्यक्ष बनाया गया, ऐसी चीजों का जहां पे आपको मतलब एक अच्छा ऐसा कोई कम्युनिकेशन स्किल वाला पर्सन चाहिए होता है। जैसे कि आपका बना दिया प्रांतीय संविधान सभा समिति का अध्यक्ष। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि जितने भी प्रांत थे वो सारे ढेर सारे प्रांत थे, और लोग अलग अलग वहां से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन लोगों को एक साथ लाना था। तो इसीलिए इनको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और ऐसे ही मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यकों के लिए, जो अल्पसंख्यक लोगों के मान लिया किसी भी उनके हित के लिए कोई बात कहनी है, करनी है, तो उनकी बात को ये अच्छे से रख पाते। इसीलिए मौलिक अधिकार के लिए भी और अल्पसंख्यकों के परामर्श के लिए भी, ये दोनों के लिए किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया इसका अध्यक्ष। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीबी पटेल, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और फिर आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन थे प्रारूप समिति में, कितने सदस्य थे, 8 सदस्य जो थे उनके नाम क्या थे, और आगे जो भी अनुच्छेद बने या फिर जो भी चुनाव के बाद जिसको जो पोर्टफोलियो दिया गया, जो कार्यभार दिया गया, उसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मतलब ये वीडियो से देख रहे हैं तो आप पहले या तो वीडियो देख लीजिए पूरा, उसके बाद आपका एक ओवरव्यू बन जाएगा, जो आपके दिमाग में एक पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा। जैसे संविधान सभा का एक ढांचा बनाया गया था, वैसे एक ढांचा तैयार हो जाएगा। तो उससे आपको जब बुक पढ़ने जाएंगे तो चीजें मतलब एक इंटरलिंक्ड मिलेंगी। मतलब हाँ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो आपको काफी मतलब इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में। और मेरा मकसद यही है कि मैं आपको जीएस पढ़ने के लिए पूरा एक इंटरेस्ट जगाऊं। तो ये चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और आगे और भी ज्यादा मजा आने वाला है।
तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, और ना अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या चीजें अच्छी नहीं लगी, क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। थैंक यू।